हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 2024 में अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़िएगा। किसी भी एग्ज़ाम के हों, आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो ठीक आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं एनटीपीसी की जो पिछले बार पूछे गए थे सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे और बहुत सारे पार्ट करवा चुके हैं, यानी कि 67 और आज ये 68वां पार्ट है। अगर आप पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जैसे कि हज़ारों लोग देख रहे हैं वैसे आप भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है तो चैनल पे आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एनटीपीसी के नाम से, तो उस पर क्लिक करके सारे पार्ट हमने सीरियल वाइज लगा दिए हैं, 1 से लेकर के लास्ट तक हम सारे के सारे वहीं पर ऐड करते जाते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जान जाएं कि नई वीडियो आ चुकी है और सबसे पहले आप देखना शुरू कर दें। देखो आज का पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणों का सही क्रम क्या है। तो देखो धात्विक गुण दोस्तों अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ अगर हम जाते जाते हैं तो नीचे की तरफ जाने पर ये बढ़ते जाते हैं, धात्विक गुण बढ़ेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। और अगर यहाँ जाएंगे यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो ये घटेंगे, जस्ट इसका उल्टा होता है। और अगर देखो पीरियोडिक टेबल पे एक चीज और आप याद रखना कि अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ कॉलम पे जा रहे हैं तो इनका जो आकार होता है तत्वों का वो बढ़ता जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इधर की तरफ जाने पर आकार इनका घटता जाता है। तो देखो यहाँ पर धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है। तो देखो ये होता है ली ना, फिर ऐसे नीचे लिखे हुए तो इसका मतलब ये बढ़ता हुआ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि y का x% 2000 के बराबर है और z का y% 4000 के बराबर है तो x और z के बीच संबंध बताना है। तो देखो y का x%, तो मान लो x इंटू वाई हो जाएगा अपान में 100 क्योंकि परसेंटेज करेंगे, और बराबर कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 2000 रुपए के, या रुपए मान लो, कुछ भी मान लो। अगला देखो जेड वाई का परसेंट है तो जेड वाई जेड को मैं लिख देता हूँ ऐसे, वाई जेड ज़्यादा सही रहेगा जेड वाई पढ़ने से। और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। बराबर में दिया है 4000 तो आप लिख दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर देना है। ठीक है, तो अगर बीच में मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ यहाँ से तो देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 2000 से 4000 यानी कि एक बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो यानी कि एक्स वाई अपान वाई जेड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई, थोड़ा सा ही लिखता हूँ, एक्स वाई अपान में वाई जेड बराबर में 1/2। कहाँ से आए, क्योंकि ये 2 हुआ, इसको काटा और इसको काटने पर 1 आया तो ऊपर 1 लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई आप करा लीजिए। तो मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो देखो इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर आगे। तो देखो एक्स वाई, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2xy, या एक काम कर लो इसको भी काट दो, तो देखो और मैं काट देता हूँ इसको आसान करने के लिए। तो एक्स वाई, तो y से y कट जाएगा, कैसे कटेगा कि देखो x इंटू वाई लिख सकते हैं इसको, और नीचे लिख सकते हैं y इंटू में z बराबर में 1/2 दिया है, तो y से y कट गया तो x अपान में z आ जाएगा, तो x अपान z बराबर 1/2 हो जाएगा। तो अब देखो इसको इधर भेज दो आप, तो z बराबर हो जाएगा 2x, तो 2x ये आएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ, z बराबर 2x, तो देखो पहला ही लिखा है z बराबर 2x ये वाला। ठीक है, अब देखो अगर आपको एक और मेथड अपनाना था बहुत कम समय में तो कैसे कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि जो 2000 है और ये 4000 है, यानी कि ये 2 गुना है और ये 1 गुना है, तो ऐसे भी कर सकते थे हम इसको, एक्स वाई का 2 गुना जेड, ये जेड वाई के, इसका मतलब है कि ये 4000 है, ये 2000 है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर देखो वाई जेड है और जेड एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दीजिएगा 1, तो ऐसे भी आ जाएगा, ये काट दीजिए और 2z z बराबर 2x आ जाएगा फिर से, तो बात वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है देखो, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि 2 स्क्वायर हैं इस त्रिभुज हैं, जैसे मान लो ये है एक्स वाई जेड और इसको मान लो आप पी क्यू आर। ठीक है,
अब देखो 4 ऊंचाइयों का अनुपात दे के रखा है यहाँ पर ऐसे, इसका मान लो कि 4 है और इसका मान लो कि जो ऊंचाई है वो है 6, ठीक है। अब देखो कह रहा है बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो बेस अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, रेशियो निकाल लो आप, तो देखो बड़ा हमारे हिसाब से कौन सा बड़ा है, ऊंचाई किसकी ज़्यादा है, 6 की, और हमारे हिसाब से दिया क्षेत्रफल 36, तो ये कह दो आप, डायरेक्ट हमेशा यही लगाना, हर बार आंसर आपका सही आएगा। देखो ऊंचाई है यहाँ पर 4 और इसकी है 6, और यहाँ पर क्या देख रखा है, इसमें कह रहा है 36 बड़े वाले की, तो बड़े वाले को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, नीचे 36 हो जाएगा, ठीक है। एक्स निकालना है तो आप डायरेक्ट देख लो, 6 का क्या करा गया होगा, 6 का किया गया होगा स्क्वायर, 6 से 36, तो 4 का स्क्वायर आप कर दो 16 आ जाएगा, डायरेक्ट आप यही लगाना, ठीक है। हमेशा फार्मूला पे मत जाओ, आप यही देखो सबसे पहले ये आंसर आएगा, इसका 6 का स्क्वायर 36, तो 4 का स्क्वायर 16, बस ये लगा देना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है, तो एलपीजी कनेक्शन से। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये वाला, ये एएलपी और टेक्नीशियन में आया था, मुझे अभी याद आ गया तो बता दिया। एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया था 2018 में वैकेंसी आई थी, उस पे पूछा गया था, और ये भी याद है सीबीटी 2 में पूछा गया था, सीबीटी 1 में नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने उलट के बता दिया। देखो अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, ये तो शायद आप जानते भी होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बैंक दर, यानी कि बैंक रेट शब्द क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि बैंक दर घट गई है बढ़ गई है, तो क्या होती है, तो ये वो होती है दोस्तों, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। यानी कि जैसे मान लो कि आरबीआई है, वो सारी बैंकों को लोन देता है कि भाई तुम इतना ले लो इतना ले लो, मांगते हैं ना ये लोग। तो जैसे मान लो कि बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने मांगा कि जैसे मान लो कि भाई मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो आरबीआई कहेगी ले लो भाई हमसे, मान लो 10 करोड़ ले लो, ठीक है। हम लोग तो छोटे ही हैं तो इतना बड़ा सोच नहीं सकते, 10 ही करोड़ सोचो, ठीक है। 10 करोड़ का ले लो। अब ये कहेगा आरबीआई कि भाई 10 करोड़ मैं तुम्हें तो दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं 10 नहीं लूंगा, उससे ज़्यादा लूंगा। और बोलेगा भाई ज़्यादा कितना परसेंट, तो जो परसेंट बोलेगा ये कि 5%, 2%, तो यही होती है बैंक रेट। यानी कि जिस रेट पर आरबीआई दूसरी बैंकों को लोन देता है, वही होता है हमारा क्या, बैंक रेट होता है। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो देख लो ऑप्शन चौथा, ठीक है, यही से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ये क्वेश्चन अब तो आपसे शायद ही ना पूछा जाए, लेकिन अब आपको लेटेस्ट वाला याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखो, तो लिख लिया करो आप, अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो लिख लिया करिए, और नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, पेन कॉपी उठाइए और इसके बाद नोट करिए विश्व कप कहाँ हुआ था, कौन आयोजन कहाँ हुआ था, कौन सी टीम जीती थी, ये चीज़ें सारी आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि आपको पढ़ना होगा तो याद आ जाएगा कि हमें ये टॉपिक आज पढ़ने हैं वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है, या फिर शाम को जब भी आप पढ़ते हो। अगला देखो, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखो कैगा जो है वो नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दूसरा सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक दो बार आता ही आता है घूम फिर के, अगर आप लगातार हमारे पार्ट्स देख रहे होंगे तो आपको पता भी होगा कि जरूर आता है। कह रहा है आरेख में पी जो है एटीएम का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है, तो लिखते जाते हैं हम। देखो पी का मतलब क्या है, एटीएम यूज करने वाले, ये एटीएम है यहाँ पर, एटीएम, ठीक है, ऐसे में शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्यू का मतलब क्या है, जो क्यू है, क्यू का मतलब होता है नेट बैंकिंग, देखो नेट बैंकिंग लिखा है ना। अगला है आर जो है लेन देन के लिए बैंक जाने वाले लोगों को दर्शाता है, तो आर को मैं लिख देता हूँ लेन देन वाले, ठीक है, लेन और देन वाले। अब आगे देखो, अब पूछा क्या गया है, नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले, कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या एटीएम और नेट बैंकिंग दोनों का उपयोग करने वाले लेकिन लेन देन बैंक का उपयोग ना करने वाले को दर्शाती है। यानी कि आर नहीं होना चाहिए उसमें, आर ना होगा तो देखो आर के लिए क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा जो सर्कल है, इससे इसके अंदर जो जो आ रहा है वो नहीं लेना। क्यों, क्योंकि हमें आर वाला लेना ही नहीं ना। कह रहा है लेन देन के लिए बैंक न जाने वाले लोगों को दर्शाता है, लेकिन लेन देन के लिए बैंक ना जाने वालों को दर्शाता हो, ये तो जाने वाले हैं ना, तो आर वाले सारे के सारे हटा दो जो इसके अंदर आ रहे हैं। अब कह क्या रहा है कि दोनों होना चाहिए, दोनों का मतलब कि एटीएम भी यूज कर रहे हो और नेट बैंकिंग भी यूज कर रहे हो। तो देखो ये पी जो है, पी एटीएम यूज कर रहा है, और जो यहाँ पर क्यू देख रखा है वो नेट बैंकिंग यूज कर रहा है।
तो इसमें से ये बीच वाले जो है ना, ये वाले 4 लोग, ये दोनों यूज़ कर रहे हैं। इधर भी सर्कल में आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यानी कि 4 लोग ऐसे हो जाएँगे जो दोनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर करा है पार्टनरशिप का है शायद क्वेश्चन। इसमें पार्टनरशिप में क्या पूछा है, यदि ए, बी और सी लाभ को 3:4 और 5 के अनुपात में साझा करते हैं, यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है, तो बी का निवेश कितना होगा। कुल मिला के देखो ये कहना चाहता है कि इस रेशियो में इस राशि को बांट देना है, बस यही कहना चाहता है। तो हमारे हिसाब से कितनी राशि हो गई, तो देखो 4 3 7 4 3 7 और 5 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मैं लिखता हूँ 12, हमारे हिसाब से 12, इनके हिसाब से 1,44,000, तो मैं एक 3 जीरो और बढ़ा देता हूँ, इतना, ठीक है। अब देखो 12 की वैल्यू पता है, तो हम ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि जो बी है, बी का निवेश कितना है। तो एक काम आप भी कर सकते हो, देखो 3 से कट जाएगा क्या, क्योंकि 3 से काटेंगे तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा, हमें 4 की ही वैल्यू बतानी है, तो बी का मान 4 है। तो देखो आप कंफ्यूज नहीं होना, चाहो तो आप ए की वैल्यू निकाल लो नीचे 12 से डिवाइड करके, फिर इसके बाद गुणा करा देना 4 से, तो आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा और भी स्मार्ट तरीका बताता हूँ आपको। इसको हम काटेंगे, ऐसा काटें कि 4 मिल जाए, तो आप कहेंगे 3 से काटिए, 3 चौको 12, ये हो जाएगा 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 अठे 24, बस 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, और हमें 4 का बताना था, 4 ऑलरेडी आ गया, तो 48 आ गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भूचिन्ह ओटोरिया झील और एरी झील के बीच स्थित है, तो नियाग्रा प्रपात है, ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो अगर पढ़े होंगे आप तो ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमारे नंबर कम हो गए, हम बहुत पीछे रह गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे कुछ 2 4 6 क्वेश्चन डाले ही जाते हैं जानबूझ के, कि अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो कर पाएंगे, वैसे फिर सारे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि इसको मैं जूम करके बताता हूँ आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो लगा है, यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो देखो पहले इनके बीच का गैप निकाल लो आप, तो देखो ये गैप कितने का है, 6 का गैप है। अगला 12 से 21, इसका मतलब होगा 8 1 9 का गैप है। फिर 21 से 33 कितने गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक, तो 12 का गैप हो गया ये, यानी कि 3 3 बढ़ा रहे हैं। तो अब आप बताओ, जैसे 6 9 12 3 3 बढ़ रहा है, 12 3 हो जाएगा 15, यानी कि अब हम 15 का गैप होना चाहिए। तो 33 तो लिखा ही हमारे पास, 15 और जोड़ दो आप, तो 5 3 8 3 1 4, यानी कि 48 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगर आपको और चेक करना है 48 कैसे आया, तो देखो यहाँ पर 15 जोड़ा है, तो आप 3 बढ़ा के जोड़ेंगे, यानी कि 18 जोड़ेंगे। तो आप 48 में से 18 जोड़ दो, 48 में से 18, तो 8 8 16, 4 1 5 1 6, यानी कि 66 आ गए। तो देखो आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये चौथा ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अब आप कहेंगे आपको याद कैसे रहता है, तो दोस्तों मैं लगातार सारे पेपर करवाता रहता हूँ, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, और ये सारे आप प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने सारे पेपर करवाए हैं, तो इसलिए याद हो जाते हैं क्वेश्चंस की कौन सा कहाँ पर आएगा। तो यही देख लो, संसद के 2 सत्र जो होते हैं, दोनों के बीच अधिकतम जो अंतराल होता है वो होता है 6 महीने के होता है, यानी कि 6 महीने का गैप होता है। अगला क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। ठीक है भाई, तो इसको पहले हम जूम करते हैं फिर समझते हैं। तो देखो डी के बाद क्या आया है, ई आया है, तो इसका मतलब ओ के बाद क्या आएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको स्मार्ट तरीका क्या अपनाना है, ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में पी आएगा, हमें पता चल गया। अब ऑप्शन में देखो केवल यही एक ऐसा दिया है ऑप्शन जिसमें स्टार्टिंग में पी है, तो बस आपको यहीं से टिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आगे मैच नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आंसर तो वही आएगा। तो इसके बाद देखो ऐसे बनाया गया था, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए मुझे बताना है, तो बता दे रहा हूँ। देखो डी के बाद आया है ई एफ, यानी कि उल्टा इसको किया गया है। ठीक वैसे यहाँ पर देखो जो डब्ल्यू है, तो इसका मतलब कहाँ आया होगा, यू आया होगा, इसके बाद वी का गैप करके डब्ल्यू आ गया होगा, यानी कि यहाँ पर पी के बाद क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। फिर आगे देखो जे के बाद क्या आया है, एम आया है, तो जे के बाद के एल,
2 का गैप है, तो यहाँ पर भी h के बाद 2 का गैप रहेगा। आई जे, तो अब क्या आ जाएगा k, तो देखो पी यू के आएगा। अब अगला देखो n के बाद j आ रहा है, तो इसको भी आप चेक कर लेना अपने आप से, ठीक है, वैसे ही आएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इसके अंदर आ नहीं रहा। देखो यहाँ पर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डैश है, तो ये है क्या, तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न पीएसयू जो हैं वो होते हैं यहाँ पर, चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा। ये कहलाते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है मई 2019 में ओडिशा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी उच्चारण यानी कि फोनी नाम दिया गया था। इस नाम का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब है सर्प। लेकिन दोस्तों अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक चीज जरूर बता के जा रहा है, हिंट दे के जा रहा है, क्या कि आपको जितने भी तूफान चक्रवात आते हैं, पिछली बार कई सारे क्वेश्चन आए थे, पूछे गए थे, तो ये तूफान जितने भी आते हैं 2024 में, आप सारे के सारे एक बार पढ़ लेना कि नाम किसने दिया था और कहाँ से उठा था, ठीक है, याद रखना आप उसका अर्थ क्या होता है। अर्थ तो इसका कम ही पूछता है, जो कि इसमें पूछ लिया है, लेकिन ये कम पूछता है, सबसे ज़्यादा ये पूछता है इसका नाम किसने दिया था और कहाँ से उठा था, ये आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, तो देखो हार्डवेयर इनपुट डिवाइस कौन सा है, स्कैनर, तो ये होता है हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। देखो एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब जो भी हम उसमें, जैसे मान लो कि हमने दबाया, कोई भी बटन दबा दिया उसका, तो अंदर जाएगा, अंदर जाने का मतलब प्रोसेस होगा कंप्यूटर के अंदर कि हमने ये दबाया है ना, तो स्क्रीन पे हमें वही लेटर दिख जाता है। इसका मतलब जब हमें दिखा बाहर, तो ये क्या है, हमारा आउटपुट है। मान लीजिए कि हमने कोई कैसेट लगाया या चिप मेमोरी लगाया और म्यूजिक बजा, तो म्यूजिक साउंड में बजा और साउंड हमारे तक वापस आ रहा है ना, हमें सुनाई दे रहा है, इसका मतलब जो आवाज़ आ रही है ना वो आउटपुट सोर्स है, और इनपुट में जो हम अंदर डाल रहे हैं जिसकी वजह से आउटपुट हो रहा है। तो स्कैनर क्या होता है, जब हमें फोटो कॉपी करनी होती है, स्कैन करना होता है कोई चीज़, तो उसको अंदर रखते हैं ना प्रिंटर के, तो फिर वो स्कैन करता है, और हार्डवेयर तो होता ही है, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चौथा वाला। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 की राशि का निवेश करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो 3 साल के लिए कहता है कि मैं पैसा अपना लगा रहा हूँ, चक्रवृद्धि पर 5,000 रुपये लगा रहा है। कितने लगा रहा है, 5,000 रुपये वो लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पहले वर्ष के अंत में, यानी कि जब पहला ही साल बीता होगा, जैसे जनवरी में मान लो जमा किया, 2024 जनवरी में जमा किया, ठीक है, अब 2024 दिसंबर में ही, यानी कि उसी साल में यह धनराशि 5600 हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। अब देखो क्वेश्चन को घुमा कैसे दिया है, यहाँ पर बोल दिया है कि 3 वर्ष के लिए जमा कर रहा है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर, और यहाँ पर जो ब्याज दिया है वो 5600 दिया है, लेकिन 1 साल के लिए दिया है। इसका मतलब कि हमारे पास थे 5500 रुपये पहले, माफ कीजिएगा 5000 रुपये थे पहले, और इसके बाद ब्याज मिल गया 5600। तो आप बताओ कि पहले साल आपको जो साधारण ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, दोनों एक ही तो होता है, क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो ब्याज पर ब्याज मिलती है, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगी तो दूसरे साल से चक्रवृद्धि शुरू होता है। तो इसका मतलब कहना चाहता है कि हमें एसआई का फॉर्मूला लगा देना है, पी आर इंटू में टी अपान का 100। एसआई मतलब 5000 जमा किया, 5600 मिल रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 600 मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना था, 5000 रुपये, तो 5000 लगाइए, और रेट क्या है, रेट हमें पता करना है, तो ठीक है, समय 1 कर लीजिए, नीचे आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो से ये कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा R बराबर 60/5 आएगा, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12% आ जाएगा जो रेट होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर कह रहा है न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो F बराबर a में होता है दूसरा समीकरण। दोस्तों बहुत बार पूछा गया था कि किसके किसके बेस दिखाता है, न्यूटन का गति का पूछ लेता है कई सारे, ठीक है, जैसे प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अगला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, ठीक, यू स्क्वायर कर लीजिए। अगला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों ही फार्मूले होते हैं
ये याद रख लेना आप, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, इनसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और संबंध के बीच में बताता है। जैसे मान लो कहेगा पहला किसके बीच संबंध दिखाता है, तो पहला समीकरण दिखाता है वेग और समय के बीच में, दूसरा स्थिति और समय के बीच में, तीसरा वेग और स्थिति के बीच में दर्शाता है। ये याद रखना है, पूछे गए थे क्वेश्चंस, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं है, तो ये जेम्स ए स्कॉट जो है वो नहीं है साइमन कमीशन का सदस्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय आज़ाद बाल दिवस डैश हर वर्ष को मनाया जाता है, तो 25 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ से आप जरा सा दिमाग लगाओ, ये पेपर जो हुआ था फरवरी में हुआ था, पूछा था मार्च में, इसका मतलब आसपास का भी पूछ लेता है, आने वाले समय का और पीछे के समय का, जब पेपर आपका हो रहा होता है। क्योंकि ऑनलाइन में तो क्या होता है, क्वेश्चन पेपर बनाते रहते हैं और पेपर उधर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये 25 मार्च याद रखना। लेकिन एक चीज़ यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं, उनको ज़रूर आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो आप गूगल से निकाल लेना है, कहीं से भी आप लिस्ट बना लेना, बहुत सारे मिल जाएंगे, या यूट्यूब पे ही सर्च कर लेना, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो ये एमएस ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से दोस्तों मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे जा रहे थे, तो ये भी आप याद रखना। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना है आपको। तो कम से कम 1 से 2 मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ दिए हैं चैप्टर्स, उनमें आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है, तो उन्हें ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है, ब्रायोफाइटा बोलते हैं उनको। अगला क्वेश्चन देखो, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन तो मुझे पहली बार मिला है। कंदरिया महादेव मंदिर ये है खजुराहो मंदिर। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि खजुराहो मंदिर का जो समूह है लगभग वही ये भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कह रहा है पार्टनरशिप का फिर से क्वेश्चन आ गया है कि दो भागीदार ए और बी ने क्रमशः 12,000 और 18,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यानी कि ए और बी ने कहा होगा कि भाई मैं, ए बोला कि मैं 12,000 लगा रहा हूँ और बी ने बोला मैं 18,000 लगा रहा हूँ, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। फिर क्या हुआ कि पहले वर्ष के अंत में 1,800 रुपये का लाभ हो गया उनको। तो बी को प्राप्त होने वाला हिस्सा कितना है, तो भाई जिसने ज़्यादा पैसे लगाया होगा उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो पहले इनको निकाल लेते हैं, ये ए है और ये बी है। ए लगाता है 12,000 रुपये और ये लगाता है 18,000 रुपये। तो 000 से 000 काट दो, 6 दूनी 12 और ये 6 त्रिया 18। यानी कि ए ने अगर 2 रुपये लगाए होंगे तो बी ने लगाए हैं 3 रुपये। अब लाभ इसी हिसाब से बटेगा। टोटल लाभ कितना हो रहा है 1,800 रुपये का, तो मान लो 1,800 रुपये का। हमारे हिसाब से हो रहा है 5 रुपये का, तो 5 रुपये, तो 1,800। ऐसे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 3 15, 3 5 6 30, यानी कि 160 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 160। अब देखो एक की वैल्यू 60 और हमें बताना किसकी है, बी की, और बी की क्या है 3 है। तो आप 360 का गुणा 3 से करा दीजिए, तो 3 शून्यम और 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, 1 10, यानी कि 1080 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, 1/3 और 3/4 ऐसे करके फ्रैक्शन दिया है, इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो देखो इसको आप चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, हालांकि सब में ऊपर एक एक दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें देखो, जब कभी भी हर अंश और हर के रूप में दिया हो, अंश और हर दिया हो और पूछा जाए एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे आप, नीचे वाले का एलसीएम। लेकिन अगर एलसीएम पूछ लिया जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ऐसे करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये फ्रैक्शन लिखा है 1/3, 3/4 और यहाँ पर 4 5 है और 5 6 6 7 ऐसे करके देख रखा है 6 7। ठीक, ये यहाँ पर क्या होगा 6 7 होगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, 6/7 हो जाएगा। अब देखो आगे,
इसमें से बताना है हमको महत्तम समापवर्तक। तो इनमें से देखो इनका मासा क्या इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ का मतलब बड़ा से बड़ा फैक्टर जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन क्या है, एक ही तो है भाई। 3 अगर हम ले भी रहे हैं तो 3 कहाँ कॉमन है, इसमें तो है ही नहीं कॉमन, इसमें भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा। अब बात आती है एलसीएम की, जो सबसे बड़ा हमारे लिए यही है। तो एलसीएम देखो 3, 4, 5, 6 और 7 का निकालना है। तो आप काट दो, 2 से काटिए तो 3 वही रहेगा, 2 दूनी 4, 5 और 2 तीन 6 और 7। फिर 2 से काटेंगे तो 3 एक कम और फिर 5, फिर आएगा 3 और आएगा 7। फिर 3 से काटिए तो 1, 1 और 5, 1 आएगा और 7। तो ये दोनों प्राइम नंबर है, तो 5 और 7 में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि अपने अपने से कटेंगे। मल्टीप्लाई कराइए, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 60 गुणे में 7, 7 छंग 42 यानी कि 420 आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एक आया था हमारा एचसीएफ और नीचे आया था 420, तो सही उत्तर हो जाएगा 1/420। समझ गए। इसका हमने क्या निकाला था, एचसीएफ, और इसका क्या निकाला था नीचे वाले का, एलसीएम। क्यों, क्योंकि ऊपर एचसीएफ ही पूछा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं और उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। यानी कि मान लो कि दूर अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी, व्यक्ति यहाँ पर है तो वो देख नहीं पा रहा है इसको, तो कौन सा दोष होगा इसमें, तो निकट दृष्टि दोष होता है। उल्टा होता है, याद रखना आप नाम के हिसाब से। यानी कि दूर की वस्तु जो नहीं देख पाएगा उसको निकट दृष्टि दोष होगा, और जिसको मान लो कि यहाँ पर दूर दृष्टि दोष होगा वो पास की चीजों को नहीं देख पाएगा, तो उल्टा होता है, याद रखना आप। ठीक है। अब देखो अगर उसको दूर दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस लगाना चाहिए, तो दूर दृष्टि में हमेशा आता है अवतल लेंस लगाना चाहिए। कौन सा, अवतल। तो अवतल लेंस हो जाएगा सही उत्तर दूसरा। अगर वहीं पर मान लो कि इसको क्या होता, निकट दृष्टि दोष होता, तो कौन सा लगाता, उत्तर लगाता। ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से मयूर सिंहासन यानी कि पीकॉक थ्रोन कौन लेकर गया था, तो नादिर शाह लेकर के गया था सिंहासन। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। तो हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मुगल कालीन जैसे है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का नहीं है। तो ये खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक प्रक्रियाएं निर्धारित करना, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। तो ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पायदान सीढ़ी यानी कि सीढ़ियों पर हम क्या रखते हैं, स्टेप रखते हैं, वैसे ही किताबों कहाँ रखते हैं, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में रखते हैं। तो लाइब्रेरी में किताबें रखी जाती हैं, वैसे सीढ़ी में स्टेप यानी कि पायदान रखे जाते हैं, स्टेप स्टेप बढ़ा के हम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो से लगातार सीख रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि इस छोटे से चैनल को जब आप प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सच में कि हम आपके लिए और क्या अच्छा से अच्छा लेके आएँ। ठीक है, तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं, तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़िए पहले। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए, यानी कि इनमें से जो अलग है उसको बताना है। तो देखो, कपड़ा, वस्त्र, ठीक है भाई, दूध से चाय बनती है, बर्फ से पानी, यानी कि कहीं ना कहीं पानी बर्फ का संबंध तो है ना, दूध और चाय का संबंध है। वैसे ही कपड़ा, वस्त्र मेरे हिसाब से तो लगभग एक ही दे दिया है, ऐसा नहीं देना चाहिए था उनको। घड़ी और दीवार घड़ी, ठीक है, तो घड़ी और दीवार घड़ी में ये सही उत्तर उन्होंने करा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इस कंफ्यूजिंग है ये पूरा का पूरा, क्योंकि कपड़ा वस्त्र दिया है तो फिर ये होना चाहिए था, तेलगी दिया है, जबकि इसकी कहीं ना कहीं ये रूप है भाई, घड़ी का दीवार घड़ी एक रूप ही तो है, तो ये इसका मतलब मेरे हिसाब से तो पहला होना चाहिए था। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था जरूर बताना एक बार। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा फिर देखूंगा कि आप क्या बोल रहे हैं इसमें। आगे देखो क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डैश कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं जाइगोट, यानी कि युग्मनज कहते हैं। जो निषेचित अंडा होता है जो वहाँ पर संचित हो जाता है उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है शायद, क्या है देखते हैं। मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर रेखाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर
और 18 सेंटीमीटर हैं। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। देखिए कैसे घुमाया है क्वेश्चन को। तो इसको मैं फिगर में बना देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार का लगभग बना रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा और ये भी कुछ ऐसे रहा होगा। ठीक है, इनकी बीच की अगर हम ऊंचाई को देख लें, मान लो इनकी बीच की कोई ऊंचाई रही होगी ये वाली, ये कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। एक भुजा है 30 बड़ी वाली, ये दे के रखा है, इसको भी ऐसे कर लो आप, और ये वाली दिया है 18 यहाँ से यहाँ तक। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास फार्मूला 1/2 और इसके बाद होता है a प्लस बी। ए का मतलब होता है पहली भुजा और इसका मतलब होता है दूसरी भुजा। तो मैं लिख देता हूँ 18 प्लस का अगली भुजा 30 और ऊंचाई कितनी है 24, तो आप 24 लिख दो। देखो 2 से काटेंगे तो ये 12 से कट जाएगा और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 30 यानी कि 48 गुणे में 12 हो जाएगा। समझ गए आप। अब इसको आगे करिए तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 और 9 हो जाएगा कितना यहाँ पर 57, तो ये हो जाएगा 57, 576। ठीक है, और देखो 576 जो आया है उसका एरिया आया है, किसका, इसका एरिया है जो समलंब है। और यही कह रहा है कि समलंब का जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर इसको मानेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर एक भुजा ए है तो ए स्क्वायर बराबर इतना होगा, क्योंकि भाई देखो एरिया होगा, ये होगा मान लो चतुर्भुज, ये वर्ग होगा, वर्ग का एक भुजा ए है तो सारी भुजा तो ए होंगी। क्षेत्रफल के लिए ए गुणे ए करते हैं और ये कह रहा है कि ए गुणे ए बराबर 576 के है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 24 आ जाएगी। ए आ गया है 24, तो मैं सारा हटा के 3 झांगड़ा इसको मैं सही कर देता हूँ। ए जो है ए आ गया है 24। अब कह रहा है यहाँ पर वर्ग का परिमाप बताना है, तो आप बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है। परिमाप तो ये होता है 4 इंटू भुजा। तो देख लो आप, तो भुजा कितनी है 24, 4 से गुणा करा दो आप, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 यानी कि 96 आ जाएगा जो इसका परिमाप होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है साधारण ब्याज की समान दर पर, यानी कि दर वही रहती है, धनराशि कितने साल में 3 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं। तो देखो इसके लिए एक साधारण सा फार्मूला आप याद रखना, पहला होता है T1 अपान में T2 इक्वल, ये होता है N1 माइनस का 1 और नीचे होगा N2 माइनस का 1। ये फार्मूला आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता होगा, लेकिन आप याद कर लो। T1 का मतलब होता है पहला साल, तो पहला साल कितना है 10 साल, तो आप 10 लिखिए। नीचे T2 मतलब कितने साल में, तो हमें पता नहीं तो T2 निकालना है। T2 को मैं केवल T लिख देता हूँ क्योंकि नंबर केवल यही बचेगा, बाकी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अंक। तो N1 मतलब 2 गुना, तो 2 गुना यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा। नीचे देखो N2 मतलब दोबारा से क्या हो रहा है 3 गुना, तो 3 गुना मतलब 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ करा दीजिए, इसका यहाँ, तो T बराबर हो जाएगा 10 गुणे में 2 यानी कि T की वैल्यू आ जाएगी 20 वर्ष, तो 20 साल लगेंगे दोस्तों इसको। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन कितना खतरनाक दिया है, दीमक की तरह है, फिर भी इसको देखते हैं, ट्रिकी है। देखो इसमें क्या है 2020 और 2020 और 2000 यानी कि ये सेम है लेकिन पावर का खेल हो रहा है। देखो माइनस का 2008, ये प्लस का 2008 है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो 25/10, अपने आप से मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, गुणे में 2। ठीक है, अब फिर कहीं लिखा हो, ये माइनस का मान लो थोड़ी देर के लिए, और कहीं पर लिखा हो 25/10 का होल स्क्वायर, तो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो आप मत सोचना कि ये क्यों नहीं बता रहे हैं सर, आप ये कैसा पढ़ाने लगे, तो ये बताना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रटाया ना जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पावर जब माइनस की है तो इसको उल्टा करेंगे, यानी कि 10/25 हो जाएगा, तो यही पावर हमारी बन जाएगी क्या 2, इंटू में ये रहेगा 25/10 और पावर में रहेगा 2। ठीक है, समझ में आया। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे 10/25 और गुणे में 10/25, और ठीक वैसे इसका भी गुणा हो जाएगा
यानी कि ये वालेगा तो 25 बटे में 10 गुणे में 25 में बटे 10, ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा। समझ गए आप? तो यहाँ से देखो इसका मतलब कि ठीक वैसे ये भी है, तो इसका माइनस है, यहाँ पर प्लस है। और देखो बेस ये सेम लिखे हैं, तो जब कभी भी ऐसा आ जाए बेस और अंश और हर दोनों सेम हो, पावर दोनों की सेम हो, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, तो उनका आंसर हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1। 1 गुणे में 2020 करिए आप ये वाला, तो कितना आ जाएगा? 2020 सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर लिखेंगे कौन सा? दूसरा वाला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये बलवंत मोरेश्वर पुरंदर थे। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब आपको दोस्तों ये नहीं याद करना है, ये नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण किसको मिला है 2024 में, ये आपको ढूंढना होगा और गूगल पे आप सर्च कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन जो भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे सॉल्यूशन इसका मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी, और अगली वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही सबसे पहला लिखा होगा अगला पार्ट, उसके आगे लिंक दी होगी, तो उसी लिंक पे आप क्लिक कर देना, तो डायरेक्ट इसके आगे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो भी हम करवा रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ALP की या फिर ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमने प्रीवियस ईयर उसके भी करवा दिए हैं, तो आप देख लेना। हमने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपको सारे अलग अलग मिल जाएंगे और हमने सबको सीरियल वाइज लगा दिया है 1 2 3 करके, तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और एक क्रम से आप शुरू करिए। मेरी तो देखो आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहती है, आप जैसा चाहें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पार्ट 1 से शुरू करिए। चाहे आप NTPC देख रहे हो, LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी जो भी आप देख रहे हो, तो पार्ट 1 से आप शुरू करिए। जो भी हमने वीडियोस डाली हैं पार्ट 1 से लेकर के लास्ट तक आप सारे पार्ट्स देखते जाइए। आप फिक्स कर लीजिए कि हमें आज 10 वीडियोस देखनी है, हमें आज 5 वीडियोस देखनी है, ऐसे करके जितना भी आपके पास टाइम हो, या 2 वीडियो जो भी आपको ठीक लगे, तो उसके हिसाब से आप लगातार बने रहेंगे रनिंग में और सारे के सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए कि हमें क्या पढ़ना है आज, सर ने क्या बताया इस टॉपिक पे, तो उसी टॉपिक को आप पढ़िएगा वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है। जैसे हम बीच में बताते गए, जैसे मान लो इसी में बताया कि आपको अवार्ड्स पढ़ने हैं, कौन किसको मिला है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप शुरुआत से तैयारी करते हैं, पार्ट 1 से शुरू करते हैं, लास्ट तक देख लेते हैं, तो बहुत हेल्प होने वाली है आपकी, और आपका जो सिलेक्शन है 2024 में कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन श्योर है 2024 में, क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। दोस्तों चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मैंने आज तक बोला नहीं शेयर करने के लिए, लेकिन आज कह रहा हूँ, अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है। और ना ही मैं देख पाऊँगा, तो आप चाहें तो कर दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई ज़रूर अच्छी रखिए। ठीक है। तो मिलते हैं, कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए, आपका जवाब हम देंगे। अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।